नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हमारी कक्षा को। आज हमारा जो विषय है वो है इकाई 2 से हम ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर का जो हमारा इकाई 2 है उसके अध्याय 3 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है समुदाय, संस्था और समिति। उसमें आज हम समुदाय को समझेंगे कि समुदाय क्या है और किस प्रकार से समुदाय कार्य करता है। समुदाय किसे कहा जाता है? यदि हम समुदाय की बात करें तो समाज की जो प्रारंभिक बेला से मनुष्य व अन्य जीवधारी अपने बच्चों की सुरक्षा तथा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु जो सामूहिक संगठन में रहता आया है और उसे बनाता आया है, इसे ही समुदाय के नाम से जाना जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने सामूहिक संगठन में रहकर ही अपने जीवन को स्थायित्व प्रदान किया है और अन्य जीवधारियों की तुलना में शीघ्र विकास किया है। सामूहिक संगठन को समाज शास्त्रीय भाषा में समुदाय के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। और समुदाय को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो वो क्या है? समुदाय जो है वह व्यक्तियों का वह संगठन है जो एक साथ निवास करते हुए अपने जीवन क्रम की सामान्य विशेषताओं और सामान्य इच्छाओं की पूर्ति करता हो। अर्थात क्या? समुदाय किस संगठन को कहेंगे कि एक साथ निवास करते हुए, अर्थात जो मनुष्य निवास करते हैं एक समाज में, तो वो रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन एक अलग अलग रहते हुए भी, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए परिवार है, परिवार में एक ही घर में सदस्य साथ में रहते हुए भी, लेकिन अलग अलग कार्य करते हुए भी और अपने जो जीवन क्रम की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी परिवार में यदि हम हर सदस्य को देखें तो एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं और जो आकांक्षाएं हैं वो अलग अलग रहती हैं और अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति सभी मनुष्य उस संगठन, उस परिवार नामक समुदाय में रहकर ही पूर्ति कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका एक और उदाहरण क्या माने? हम पहले छोटे स्तर से यदि हम देखें तो फिर वह है गांव, दूसरा है शहर और तीसरा है राष्ट्र। ये सब किसके उदाहरण हैं? समुदाय के। छोटे स्तर पर हम देखें तो गांव में रहकर अलग अलग व्यक्ति रहकर लेकिन गांव का विकास होता है। शहर की बात करें, उससे ऊंचा स्तर हम देखें शहर, तो शहर में भी क्या होगा? व्यक्ति बहुत सारे संगठन में रहकर, समुदायों में रहकर शहर अपना अपना विकास करते हैं। इससे ऊपर की बात करें तो राष्ट्र, देश की बात आती है। तो इस प्रकार संगठनों में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी अपनी मूलभूत इच्छाएं पारस्परिक सहयोग के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती हैं। और यदि हम इसको ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले संयुक्त परिवार हैं वह भी इस दृष्टि से समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत आ सकते हैं और आते हैं। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। कारण क्या है? कारण इसलिए क्योंकि एक परिवार के सदस्यों की जो मूलभूत इच्छाएं पारस्परिक सहयोग से सामान्य रूप से पूरी की जाती हैं। आजकल इस व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा है? तो समुदाय जो है सामाजिक संगठन का एक विशिष्ट स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। समुदाय के संबंध में हमें 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। क्या हैं?
तो पहली बात ये है कि यह केवल किसी विशिष्ट इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होता, वरन सामान्य जीवन की मूलभूत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही बनते हैं। अर्थात क्या कि जो समुदाय है वह जो मनुष्य की सामान्य मूलभूत इच्छाएं हैं, जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा, ये सब इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए ही बनते हैं। और समुदाय की जो कसौटी यह है कि क्या एक समुदाय के भीतर मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है या नहीं। तो ये मुख्य बात देखने को मिलती है कि साहित्य परिषद हो, आमोद प्रमोद की समितियां हो, ट्रेड यूनियन में मनुष्य अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकता। तो क्या कर सकता है, ये परिषदें या समितियां जीवन की केवल एक इच्छा को पूर्ति करती हैं, इस कारण ये समुदाय नहीं है। और दूसरी बात हमें ध्यान जो रखने वाली है वो यह है कि कुछ समुदाय अवश्य ही स्वर भरित हो सकते हैं और अन्य समुदाय से स्वतंत्र भी। अर्थात क्या कि जैसे प्राचीन काल का उदाहरण हम लें तो प्राचीन काल के गांव या आदिम जातियों के जो कबीले हैं उनको यदि हम देखें तो ये समुदाय कैसे हैं, स्वतंत्र भी हैं और अपने आप में बिल्कुल सीमित दायरे में हैं। आज के युग की हम बात करें तो स्वभरिता जो इनका आवश्यक गुण नहीं है, आज के युग में ऐसा नहीं है। आज जो गांव हैं, शहर की कोई भी देश स्वभरित नहीं है, वो दूसरे शहरों और दूसरे देशों पर उसे अवलंबित होना ही पड़ता है, निर्भर होना ही पड़ता है। और फिर भी यदि हमारे मूलभूत उद्देश्य या इच्छाएं एक सीमित घेरे में पूरी हो जाती हैं तो हम उस क्षेत्र के जीवन को समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, एक समुदाय स्वयं दूसरे समुदाय का अंग हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे एक गांव है तो गांव किसके अंतर्गत आता है, तहसील के अंतर्गत आता है। तो एक तहसील का जो भाग है वो गांव होता है, यानी एक तहसील के अंदर कई गांव आते हैं। तो ऐसा एक समुदाय दूसरे समुदाय का अंग हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें बताया है कि ज्ञानपुर कहाँ पर है, वाराणसी ज़िले में, और वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे उत्तर प्रदेश का जो एक भाग है वो है वाराणसी, और वाराणसी का जो एक भाग है वो हो गया ज्ञानपुर। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक गांव, तहसील व जिला दूसरे पर अवलंबित है, अर्थात निर्भर है। पर यदि एक व्यक्ति के सामान्य जीवन की मूलभूत इच्छाएं किसी एक गांव में पूरी होती हैं तो वह समुदाय है, और एक बड़े समुदाय का एक भाग एक तहसील ही कहलाता है। अर्थात आज हमने समुदाय के प्रारंभिक स्तर को समझने की चेष्टा की है कि आज समुदाय क्या है। अगली कक्षा में हम इसके आगे इसकी परिभाषा और इसके अर्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।